हेलो हाय नमस्ते, आप सबका स्वागत है ऑन दी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। मेरा नाम प्रतीक नायक है और मैं हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर पढ़ाता हूँ पिछले 10 साल से। खैर, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी मेरे साथ परिचित ही होंगे। आज मिलने का इंटेंशन ये नहीं है कि मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं। आज मिलने का इंटेंशन ये है कि प्रीलिम्स के लिए अब हार्डली 25 दिन बाकी है, 2-3 दिन तो हम निकाल देते हैं। इन 25 दिनों के अंदर हिस्ट्री के पीवाईक्यूज से हम लोग क्या क्या समझ सकते हैं और हम लोग हिस्ट्री के ट्रेंड को कैसे समझ सकते हैं। So in today's session, I'll be talking about how history PYQs can be helping us in the solving of the prelims examination। खास करके कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, अभी रिवीजन के लिए 20-25 दिन है, तो हम किस किस मुद्दों के ऊपर, टॉपिक के ऊपर फोकस करेंगे। पहले नेचर ऑफ क्वेश्चंस देख लेंगे कि क्या पूछा जा रहा है। उसके साथ साथ हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये नेचर ऑफ क्वेश्चंस के अंदर पूरी की पूरी जो अंडरस्टैंडिंग है, टॉपिक्स कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से कीवर्ड्स आ रहा है। वैदिक एज से सवाल आया है, मोहनजो मिडिवल इंडिया से सवाल आया है, एंशिएंट इंडिया के अंदर देखोगे तो हड़प्पन सिविलाइजेशन से सवाल आ रहे हैं, मॉडर्न इंडिया में गांधीयन पीरियड से आ रहा है या गांधीयन पीरियड के बाद भी आ रहा है। तो इंटेंशन हमारा ये नहीं है कि हम बेसिकली कोई थीमेटिक कोई पीरियड को देखें, पर ओवरऑल हिस्ट्री के क्वेश्चंस को देखते हैं, एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न में कैसे पूछे गए हैं और उससे कैसे आंसर किया जा सकता है सर। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ ऑन दी हिस्ट्री थ्रू पीवाईक्यूज प्लेटफॉर्म। इनफैक्ट मैंने पीवाईक्यूज की एक सीरीज शुरू की है ऑन दी स्पेशल क्लासेस एंड आल्सो ऑन द यूट्यूब चैनल एज वेल। आप में से जो भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो 3-4 दिन पहले आप देखोगे तो प्रीवियस के क्वेश्चन में करवा रहा था, सीएपीएफ के, सीडीएस के, वहां से भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस को कैसे एनालिसिस कर सकते हैं वो भी मैंने पूछा था सर। खैर है ना, समझे। तो इस महीने भी हम लोग करेंगे। हम लोग इन द मंथ ऑफ मे हमारे पास 25 दिन है, तो 25 दिन में अच्छा खासा रिवीजन कर सकते हैं, उसके ऊपर भी चर्चा रहेगी। बात आगे चलती है, पर आगे चलने से पहले मैं आपको इन्वाइट करना चाहूंगा कि अगर आप अनअकैडमी के एप्लीकेशन के ऊपर पढ़ाई कर रहे हो और आप रेगुलर पढ़ाई करना चाहते हो, खास करके पेड क्लासेस के थ्रू, जिसे हम लोग प्लस एप्लीकेशन कहते हैं, आप जुड़िए हमारे साथ। इनफैक्ट आज की तारीख तक यू हैव डिस्काउंट अप टू 50% सर, है ना। तो आज 12 बजे तक ये ऑफर चालू है, तो जरूर से आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। यू कैन यूज दिस कोड PN लाइव। फायदा ये होगा कि 2024, 2025, 2026 जो लोग अगले साल या अगले 2 साल में दे रहे हैं, उन सब के लिए बहुत एडवांटेज है। एंड आई वुड से कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जीएस और ऑप्शनल दोनों मिला के आप देखोगे तो 53,400 में 1 साल का कवर हो रहा है। तो अभी ले लीजिए, अगले साल की प्रीलिम्स तक आपका सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। और फायदा ये भी है कि अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर की तो मेंस की हम लोग आपको कोचिंग कराएंगे सर। ठीक है, यस, वी एट अनअकैडमी विल बी हेल्पिंग यू इन द ऑफलाइन कोचिंग मोड एट दिल्ली। वी विल ऑल्सो सपोर्ट यू विद द हॉस्टल अकोमोडेशन एंड फूड, और बाकी सारी आपकी जो लॉजिस्टिक एक्सपेंसेस होते हैं वो भी हम कवर करेंगे। इनफैक्ट इंटरव्यू क्लियर किया तो आपकी पूरी फीस भी रिफंड कर देंगे सर, है ना। तो इससे बढ़िया क्या ऑफर रहेगी। तो आपने सिविल सर्विसेज का सपना जरूर से पूरा करिएगा, ये कोड को जरूर से यूज करना सर। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया है कि आपने प्रीलिम्स क्लियर की तो मेंस क्लियर की तो इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, और हम आपको फीस भी रिफंड करके देंगे। यस, 100% फी रिफंड, नो क्वेश्चन आस्क्ड। ओके ना, आप सिलेक्शन लेके आ जाओ सर। ठीक है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है हमारी तरफ से। चलिए, तो ये हमारी बैचेस है, नई शुरू हो चुकी है 27 तारीख से। आप ये कोड को यूज करके एप्लीकेशन में आ सकते हो। हिंदी बैच हमने शुरू कर दी है। इनफैक्ट ऑफलाइन बैचेस भी हम लोग शुरू कर रहे हैं 5th ऑफ जून से, मतलब आफ्टर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन वी आर स्टार्टिंग विथ ऑफलाइन ऑप्शनल क्लासेस एंड ऑल्सो दी ऑफलाइन। हमारा दिल्ली के अंदर ओल्ड राजेंद्र नगर में सेंटर है, वहां पे भी आप एप्लीकेशन या वी विल सी की ऑफलाइन में पढ़ाई कर सकते हो। फायदा ये होगा कि ऑफलाइन में भी आपको ऑनलाइन का सब्सक्रिप्शन फी मिलेगा। मतलब से फॉर एग्जांपल आपको हिस्ट्री पढ़नी है, आपको वहां पे भी हिस्ट्री पढ़नी है, मेरे से भी पढ़नी है, तो आप वहां पे दिल्ली में रह रहे हो तो यू कैन ज्वाइन द ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन एंड यू विल बी एबल टू गेट द एक्सेस टू ऑनलाइन क्लासेस, है ना। तो मैं हूं और मेरे बहुत सारे और भी साथी मित्र है, साथी टीचर्स है जो ऑनलाइन पे ही पढ़ाते हैं अनअकैडमी पे, उनके भी क्लासेस आप फ्री में एक्सेस कर पाएंगे। ये कोड को जरूर से याद करिएगा, PN लाइव, जहां आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है। कोई भी क्वेरी हो 85858585 के ऊपर के कॉल कर दीजिएगा। खैर, चलते हैं आगे और देखते हैं कि हिस्ट्री में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। अब देखिए कि हिस्ट्री में 3-4 प्रकार के सवाल आते हैं। पहला सवाल आता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सर। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीजें पूछी जाती है। तो एक स्टेटमेंट पूछ देगा कि वास्को डी गामा एंटर्ड इंडिया इन द ईयर 1498 व्हेन कृष्णदेव राय वाज रूलिंग ओवर इंडिया सर, है ना। वास्को डी गामा की जब एंट्री हुई भारत के अंदर, तब कृष्णदेव राय उस टाइम पे विजयनगर में शासन कर रहे थे, वैसे स्टेटमेंट आता है। फिर 1 ओनली 2 ओनली करके आपको गरबा कराता है, राइट सर। ठीक है, तो पहला तो आपको देखना होगा, बहुत ही क्लियर कट है, पॉलिटिकल हिस्ट्री, क्रोनोलॉजिकल बेस हिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म, पर्सनालिटी, बहुत सारे सवाल यहां से आए हैं सर। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द हिस्ट्री क्वेश्चंस आपको एक तो स्टेटमेंट बेस बहुत मिलेंगे, और उसमें भी आजकल यूपीएससी ने एलिमिनेशन मेथड को हटा दिया है। एलिमिनेशन मेथड का मतलब यह है कि अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं कि एलिमिनेशन मेथड पहले यूज किया जा सकता था, अब नहीं किया जा रहा है। मतलब यूपीएससी हैज बिकम वेरी स्मार्ट, ओके, एंड नाउ डेज यूपीएससी चाहती है कि आप थोड़ा थरो पढ़ के आओ। अभी भी 25 दिन है, आप इस तरह की अभ्यास करोगे पीवाईक्यूज के एनालिसिस करके, तो आपको समझ में आएगा कि अभी आपको याद क्या रखना है सर। ठीक है, देखो इंटेंशन ये नहीं है कि वीडियो के ऊपर से मैं आपको खाली पीवाईक्यू करवाऊं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 8-9 प्रकार के सवाल है जहां से सवाल आपको पूछे गए हैं सर। ठीक है, जैसे एक आता है स्टेटमेंट बेस्ड, जहां पॉलिटिकल हिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म, पर्सनैलिटीज को पूछा गया है।
एक आता है मैपिंग बेस, है ना, 3-4 जगह पूछ देता है और पूछता है कि कहाँ पे है, या पूछेगा कि इनमें से कौन सी अशोकन साइट नहीं है, इनमें से कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है सर, ठीक है। तो रैंडमली आपको 4-5 प्लेसेस पूछ देगा, राजा के नाम पूछ देगा, एडिक्स के नाम पूछ देगा, आर्ट एंड कल्चर के रिलेटेड पूछ देगा। तो बेसिकली ये ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है सर, है ना, ज्योग्राफी प्लस हिस्ट्री जब इकट्ठी होती है तो वहां से आपको क्वेश्चंस बनाए जाते हैं सर, ठीक है ना, समझे। एंड मेरा ये मानना है कि यहाँ से आपको सवाल इस साल भी आएगा सर, है ना, इवन एट दिस ईयर दे विल आस्क यू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि पिछले साल भी यहाँ से सवाल आया था। प्रीवियस ईयर ऑल्सो यूपीएससी हैड आस्क्ड ऑलमोस्ट द सेम काइंड ऑफ नेचर ऑफ क्वेश्चन, जिसके थ्रू इन्होंने हाईलाइट बताया था। अशोक की 4 साइट्स पूछ दी थी और स्टेट्स पूछ दिए थे कि अशोक की कौन सी साइट कौन से स्टेट के अंदर है, विच साइट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द स्टेट्स, ओके ना, कलसी और ब्रह्मगिरी और येरागुड्डी और ऐसे 3-4 जगह पूछी थी और स्टेट्स के साथ कंपैरिजन करना था। आपको समुद्रगुप्त की साइट्स पता होनी चाहिए, अशोक की साइट्स पता होनी चाहिए, आर्किटेक्चर की साइट्स पता होनी चाहिए। अब ये जितने भी मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे ना सर, आप बेसिकली क्या करेंगे, एनसीईआरटी अच्छी तरह से करके जाइएगा सर, ठीक है। ये जो नई एनसीईआरटी उसमें मैप्स बहुत अच्छे से दिए हुए हैं और वहां से हर साल सवाल आ रहा है सर, ठीक है। एवरी ईयर यूपीएससी हैज दिस हैबिट ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, और वहां से कल्चरल हिस्ट्री भी पूछ रहे हैं, वहां से पॉलिटिकल हिस्ट्री भी पूछ रहा है, वहां से अगर आप समझने की कोशिश करोगे राजा के कॉन्क्वेस्ट को पूछा जा रहा है कि कौन से ईयर में कौन से एरिया को राजा ने जीता था सर, ठीक है। ऊपर से नदियों के नाम पूछ रहा है कि आर्किटेक्चर की कोई साइट है, से फॉर एग्जांपल अजंता की गुफाएं है, अजंता की गुफाएं कौन से नदी के किनारे है सर, ठीक है ना, समझे, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, इस प्रकार के सवाल आजकल पूछे जा रहे हैं यूपीएससी के द्वारा। तो हमारी इंटेंशन और हमारी जो तैयारी है वो इस लेवल के ऊपर होनी चाहिए कि ऐसे सवालों को हम टैकल कर पाए सर, ठीक है ना, समझे। तो एक तो दूसरा है ये वाला, इसमें पर्सनैलिटीज भी हमको ध्यान रखनी है। पर्सनैलिटीज का मतलब क्या है कि राजा के नाम हो गए, ऑथर्स के नाम हो गए। तो आप जब पढ़ाई करोगे सर, है ना, आखिर के 20-25 दिन आप टप 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 करके पर्सनैलिटीज को ढूंढोगे। अच्छा कि हर्षवर्धन के कोर्ट में कौन सा ऑथर बैठता था, अच्छा कालिदास कहाँ पे बिलोंग करते थे, पुष्यमित्र शुंग कहाँ से थे, या पुष्यमित्र शुंग के साथ साथ आप देखोगे पनिनी थे कि नहीं थे, पतंजलि थे तो किसके कंटेम्प्रेरी हुआ करते थे सर, ठीक है। दंडिन का क्या रोल प्ले है, दंडिन ने किताब लिखी थी 10 कुमार चरितम, उनकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है सर, ठीक है ना। तो कहने की बात यह है कि आपको एक सवाल यहां से बहुत आता है सर, ओके, पर्सनैलिटी बेस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स के नाम पूछे जाते हैं, उनके रोल पूछे जा सकते हैं, उनके बीच में आपको क्रोनोलॉजिकली सेटअप करना है वो पूछा जाता है सर, ठीक है। एक बार यूपीएससी ने सवाल पूछा था कि परगना, सूबा और सरकार, इसको सेट करिए फ्रॉम लोअर टू हायर अथॉरिटी सर, ठीक है। परगना, सूबा और सरकार सर, है ना, समझे, पिछले साल या 2021 के आसपास की शायद ये प्रीलिम्स के अंदर ये सवाल आया था। तो कहने की बात मेरी ये है कि दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, ओके ना, समझे। तो बहुत ही थीमेटिक कंसेप्चुअल आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए, साथ ही साथ फैक्ट्स भी होना चाहिए। ये जो आखिर के 1 महीना है अभी, या 25 दिन में कहूंगा सर, 2-3 दिन निकाल दो, इसमें आपको फैक्ट्स को अब याद रखना पड़ेगा। अब आप मुझे कहोगे कैसे याद रहेगा सर, ठीक है। आप मैं कहूंगा कि क्विक रिवीजन करिए, स्किमिंग करना शुरू करिए। स्किमिंग का मतलब है कि जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दीजिए, दिमाग में डालना शुरू कर दीजिए। स्टोरी लाइन जो है, स्टोरी लाइन तो आपके एकदम माइंड में फिट हो जानी चाहिए कि इसके बाद ये हुआ था, ये हुआ था। खाली पर्सनैलिटीज या उसके रिलेटेड कोई कोई जो शब्द है, जहां वो शब्दों से सवाल आता है, वो आपको याद रहना चाहिए सर, ठीक है ना, समझे। तो वी विल फाइंड कि पर्सनैलिटीज, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री से सवाल बड़े आएंगे सर, ठीक है। एक सवाल आजकल आ रहा है वो है मैच द फॉलोइंग से सर, ठीक है ना। जगह का नाम पूछ देता है, प्लेसेस का नाम पूछ देता है, ऑथर्स के नाम पूछ देता है, डेट्स पूछ देता है, ईयर्स पूछ देता है सर, ठीक है। तो हिस्ट्री के अंदर ये क्या करेंगे कि 4 तारीख डाल देंगे सर, है ना। 1782 फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर सर, है ना। सेकंड डेट डाल देंगे 1799 द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, है ना। चौथी डेट डाल देंगे 1828 द फर्स्ट एंग्लो पंजाब वॉर, है ना। और चौथी आपको डाल देंगे 1826 द एंग्लो असम वॉर सर, ये एंग्लो बर्मा वॉर सर, गेटिंग अबाउट, ओके। और फिर उसके बाद पूछेगा कि इनमें से कौन सी करेक्टली मैच है, कौन सी इनकरेक्टली मैच है सर, ठीक है। तो मैच द फॉलोइंग इज वेरी फेवरेट फॉर यूपीएससी सर, ओके। मैच द फॉलोइंग में भी पर्सनैलिटीज को आप लिंक अप कर सकते हो सर, है ना। सो इवन इन मैच द फॉलोइंग द पर्सनैलिटीज कैन बी लिंक्ड अप, ओके। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, पहले आप खाली नेचर ऑफ क्वेश्चन को समझ जाइए, बाकी तो क्या है कि कहानी है सर, ठीक है ना। तो मैच द फॉलोइंग के अंदर क्या होता है नॉर्मली कि एक तो जगह पूछ देता है, टर्म्स पूछता है, टर्मिनोलॉजी, उसके मीनिंग को आपको इंटरप्रेट करना होता है सर, ठीक है। चौथा अगर आप देखोगे राजाओं के नाम पूछा जा सकता है सर, ठीक है। और खास करके तारीख है, बहुत सारी तारीख आती है, क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन सर, ठीक है ना, समझे। तो यहाँ कहीं पे मैंने डाला होगा सीक्वेंस बेस्ड, क्रोनोलॉजी बेस्ड, ओके। अब सीक्वेंस क्रोनोलॉजी यहाँ पे भी डाला जाता है और यहाँ पे भी डाला जाता है। वो कैसे डालता है मैं आपको अभी समझाता हूँ थोड़ी देर के बाद सर, ठीक है। तो व्हाट इज हैपनिंग, ये 3-4 तारीखें दे देगा सर, है ना। और पूछेगा कि गांधी जी का आगमन भारत में कब हुआ सर, ठीक है ना, समझे, पहला। दूसरा स्टेटमेंट डाल देगा कि तिलक महाराज ने होम रूल लीग की शुरुआत करी, है ना। तीसरा स्टेटमेंट आपको पूछ देगा गदर मूवमेंट का फेलियर होना, और उसके बाद आपको बताना है कि इसको करेक्ट क्रोनोलॉजी में सेट करिए सर, ठीक है ना, समझे, गेटिंग अबाउट। देयर आर 3 स्टेटमेंट्स दैट आर बीइंग आस्क्ड टू यू। अब आप क्या होगा कि आप उस टाइम में आप याद करने जाओगे, अच्छा ये पहले कब हुआ था, दूसरा कब हुआ था, तीसरा कब हुआ था सर, ठीक है। इसमें करेक्ट इनकरेक्ट के भी नेचर आते हैं कभी कभी सर, है ना, कि 3-4 क्रोनोलॉजी की तारीख दे देगा और पूछेगा इनमें से सबसे पहली घटना कौन कब हुई थी सर, ठीक है। इनमें से कौन सी करेक्टली
स्टेटमेंट कौन सा सही है। जैसे पिछले साल आई स्टिल रिमेंबर देयर वाज अ क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड बाय द यूपीएससी, और पूछा गया था कि चंगेज खान ने भारत के ऊपर आक्रमण किया जब अल्तुतमिश राज कर रहा था सर, ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट था क्रोनोलॉजी बेस्ड। तो अल्तुतमिश और चंगेज खान कंटेम्पररी थे, इनडायरेक्टली तो वही हुआ ना सर, ठीक है ना, अगर वो स्टेटमेंट सही होता है तो इस तरह के सवाल आपको पूछे जा रहे हैं आजकल, है ना। तो कहने की बात मेरी ये रहेगी कि आप एक तो मैच द फॉलोइंग अच्छे से करना सर, ठीक है ना, कीवर्ड्स को ध्यान रखना, तारीखों को ध्यान रखना, ऑथर्स के नाम याद रखना, ऑथर्स और बुक के साथ कंपैरिजन पूछा जा सकता है। सो दे कैन आस्क यू अ क्वेश्चन ऑन द मैच द फॉलोइंग एस्पेक्ट एंड दे कैन नेम दी, दे कैन आस्क यू द ऑथर एंड उसके सामने आपको बुक के साथ कवर करना है सर, ठीक है, कि कौन से ऑथर ने कौन सी किताब लिखी है सर, है ना, समझे। जैसे कालिदास के सामने कोई बुक लिख देगा, सुश्रुत की कोई बुक लिख देगा सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। या मिडिवल इंडिया में कोई पर्शियन हिस्टोग्राफी इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई किताब का नाम पूछ देगा सर, ठीक है। तो मल्टीपल क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड, ओके ना, समझे। कहने की बात यह है कि मैच द फॉलोइंग इज वेरी वास्ट, ओके, एंड बट मेनली मेरे हिसाब से अभी आजकल जो सवाल आ रहे हैं बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रहे हैं। आते हैं तो आते हैं, नहीं आते तो किसी को नहीं आते। नहीं आने का मतलब यह है कि इफ यू आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट, डोंट गेट पैनिक, बिकॉज आप नहीं, बाकी कोई भी अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा होगा सर, ठीक है ना, समझे। मैच द फॉलोइंग के अंदर आजकल सवाल ऐसे आ रहे हैं कि आपको लग रहा है कि यार क्लासरूम में मेरे अटेम्प्ट नहीं हो रहे, भाई तुम्हारे नहीं, किसी के भी नहीं हो रहे सर, ठीक है ना, समझे। नो वन इज एबल टू अंडरस्टैंड इट, ओके। तो कहने की बात एक तो ये भी रहेगी सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। चौथी, आपको कीवर्ड बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं। कीवर्ड बेस्ड ऊपर भी मैंने आपको बताया, पर यहां आपको मैं खास करके बता रहा हूं। जैसे पूछ देगा विष्टि क्या था सर, ठीक है ना, समझे, व्हाट वाज विष्टि। ये आपको एक बार पूछ दिया एरी पट्टी क्या था सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। एक पूछ दिया तन्यूर क्या था सर, है ना, समझे। दिस आर घटिकास क्या हुआ करते, तो कीवर्ड्स है। तो आप जब किताब में अभी पढ़ोगे ना लास्ट मंथ के अंदर सर, आखिर के महीनों के अंदर, तो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सोशल टर्मिनोलॉजीज, इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजीज, उसकी इंपॉर्टेंस देख लीजिएगा सर, ठीक है। वो सीधा सीधा मीनिंग पूछ देगा उसका और पूछेगा कि इनमें से चार में से कौन सा करेक्टली मैच्ड है सर, ठीक है। तो जैसे एक बार पूछ दिया था कि विष्टि क्या है सर, ठीक है ना, विष्टि, और विष्टि के बारे में चार स्टेटमेंट देते हैं। विष्टि इज अ कीवर्ड सर, है ना, सारी भाषा में एक शब्द है, उसकी इंटरप्रिटेशन आपको पूछी गई है। तो ये सवाल थोड़े जटिल होते हैं, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में क्या होता है कि अगर आपको दो ऑप्शंस पता हो मोस्ट प्रोबेबली, तो उससे भी आप कभी कभी सॉल्यूशन ला सकते हो। खैर यूपीएससी ने उसकी पैटर्न बदल दी है, बट कहने की बात मेरी ये है कि भाई वहां से भी क्वेश्चन बन जाते हैं सर, ठीक है ना, समझे। तो प्लीज बी श्योर कि आपको ये एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स और कीवर्ड बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर भी फोकस करना है। मैं आपको बताता हूं कि किस तरह के सवाल आए हैं सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। एक सवाल आजकल थोड़ा कम पूछ रहा है, वो है असर्शन रीजनिंग का सवाल सर, ठीक है। अब आप मुझे पूछोगे क्यों है ये सर, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट और उसके साथ वी विल सी की असर्शन दिया जाता है और उसके बाद उसका कारण पूछा जाता है सर, ठीक है। आजकल यूपीएससी कम पूछ रहा है, मतलब पिछले 3-4 साल या 5 साल से देखोगे तो हार्डली एक आध बार सवाल आया होगा असर्शन रीजनिंग से सर, ठीक है। सो देयर विल बी अ स्टेटमेंट फॉलोड बाय रीजन, और उसके बाद आपको पूछा जाता है कि आर ए इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बोथ ए एंड आर एक्सप्लेनिंग ईच अदर, बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन सर, ठीक है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू सर, ठीक है। तो इस प्रकार के भी सवाल आपको पूछे जाते हैं। यू विल आल्सो फाइंड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, गेटिंग अबाउट, ओके। तो आपको कहानी पता होनी चाहिए कि ये जो असर्शन रीजनिंग वाला जो टॉपिक है, ये भी बड़ा सिग्निफिकेंट है हमारे लिए सर, ठीक है ना। क्यों सिग्निफिकेंट है उसके पीछे का कारण मैं बता रहा हूँ सर, ओके। नॉर्मली क्या है कि इसमें से स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल बहुत आते हैं और उतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं आ रहे हैं सर, ठीक है। तो मैं तो सजेस्ट आपको यही कहूंगा कि भाई आप असर्शन रीजनिंग को भी अच्छे से करके जाना, और इसमें से थीमेटिक सवाल बड़े आएंगे सर, ठीक है ना, समझे। थीमेटिक सवाल का मतलब कि फलाने राजा ने कोई चेंज किया था, उसके पीछे का कारण क्या था सर, ठीक है। तो असर्शन रीजनिंग में आपको पूछ देगा, तो आपको बिकॉज यूज करना है सर असर्शन रीजनिंग के सवालों को सॉल्व करने के लिए। जो भी असर्शन स्टेटमेंट दिया होगा, से फॉर एग्जांपल आपको मैं कहता हूं कि अकबर शिफ्टेड, असर्शन में एक स्टेटमेंट आया है कि अकबर शिफ्टेड द कैपिटल टू लाहौर, है ना, समझे, इन द ईयर 1582, 1582 में अकबर ने लाहौर में अपनी राजधानी को शिफ्ट कर दिया सर, ठीक है। रीजनिंग का कारण मैं दे दूंगा कि बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम इन द फतेहपुर सीकरी, अकबर हैड टू शिफ्ट टू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री सर, ठीक है। कि फतेहपुर सीकरी में कानून व्यवस्था और कानून और कायदे का जो शासन है वो नहीं रह पा रहा था, उसके कारण अकबर को लाहौर में कैपिटल शिफ्ट करना पड़ा। अब क्या ये रीजनिंग सही है कि गलत है सर, ठीक है, असर्शन सही है कि गलत है। आप पहले तो बिकॉज यूज करोगे, फिर इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स को भी चेक करोगे सर, ठीक है ना, समझे। तो आपको उसकी कहानी पता होनी चाहिए। अकबर को बेसिकली फतेहपुर सीकरी में तो कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, फतेहपुर सीकरी उसने बनाया था इंपीरियल कैपिटल के रूप में सर, ओके। अकबर ने लाहौर की तरफ शिफ्ट किया, उसके पीछे का कारण था उसको नॉर्थ वेस्ट जीतना था, काबुल जीतना था, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया तक का रास्ता क्लियर करना था सर, ठीक है। तो उसमें इस प्रकार के बहुत सवाल आए हैं असर्शन रीजनिंग में। स्वदेशी मूवमेंट के ऊपर आ चुके हैं, गांधी मूवमेंट के ऊपर आके कि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टॉप कर दिया सर, ठीक है, और फिर 1922 में स्टॉप कर दिया, ऐसा स्टेटमेंट था। और फिर सामने नीचे रीजनिंग में डाला गया था कि द वायलेंस एट चौरी चौरा, है ना, चौरी चौरा में हुई जो हिंसक घटना थी, उसके कारण गांधी डिसाइड करता है कि मुझे ये आंदोलन को स्टॉप कर देना चाहिए, आई शुड स्टॉप दिस मूवमेंट, क्योंकि हिंसा हो गई है सर, ठीक है।
तो व्हेन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। एक सवाल आपको क्रोनोलॉजी बेस भी आएगा सर, ठीक है ना, दे विल आस्क यू क्रोनोलॉजी बेस क्वेश्चंस एज वेल। ये क्रोनोलॉजी बेस सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया, 3 स्टेटमेंट आएंगे सर, ठीक है, या 4 स्टेटमेंट आएंगे, फिर आपको सीक्वेंस में उसको बताना है कि ये सही पैटर्न में कैसे जा रहा है सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि 2 3 1 4 2 1 3 4, फिर 4 3 1 2, इस तरह से आपको पूछा जाता है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके ना, समझे। या आपको पूछ देगा 3 1 2 4, है ना, समझे। और फिर आपको बताना होगा कि ये 4 स्टेटमेंट की करेक्ट लाइनेस कहां से है। अब ये जो क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है, ये तारीख ऊपर रहता है। अब मिडिवल इंडिया में और एंशिएंट इंडिया में क्या है कि 100 ऑफ ईयर्स को एक साथ एक क्वेश्चन में क्लब कर दिया जाएगा। मॉडर्न इंडिया में बहुत डेप्थ में पूछा जाता है, ये जितना भी क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है ना, सीक्वेंस बेस्ड, ओके ना, समझे। उसमें 1910 से 1915 तक का, ये 1915 से 1925 तक का 10 साल की 4 घटनाओं को वो पूछेगा और कहेगा कि इसको क्रोनोलॉजी बेस सेट कर दो सर, ठीक है ना, प्लीज सेट इट आउट इन द क्रोनोलॉजी पोर्शन। तो काफी लोगों के साथ प्रॉब्लम हो रहा है कि वो तारीखें याद नहीं रखते सर, ओके। तो देखिए मिडिवल और एंशिएंट में मैं नहीं कहूंगा कि एग्जैक्टली तारीख याद रखो सर, है ना, देयर इज नो पॉइंट कि आप एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड कि 58 बीसीए में 22 जून को ये हुआ था सर, ठीक है। पर मॉडर्न इंडिया की बात करेंगे, खास करके इंडियन नेशनल मूवमेंट की, उसमें तारीखें पता होनी चाहिए। 16 अक्टूबर 1905 का इंपॉर्टेंस क्या है भारतीय इतिहास में सर, ठीक है। 7 अगस्त 1905 का इंपॉर्टेंस क्या है भारतीय इतिहास के अंदर सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। इसी तौर के ऊपर आपको 5 फरवरी 1922 की इंपॉर्टेंस क्या है सर, ठीक है। 16 अक्टूबर 1905 की इंपॉर्टेंस क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। दे कैन आस्क यू एंड दे विल एक्चुअली आस्क यू टू अरेंज द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, ओके। तो हिस्ट्री को आप रिवाइज करेगा तो क्रोनोलॉजी दिमाग में रखिएगा सर, है ना। ये रिवीजन के लिए मैं फोकस एरिया बता रहा हूँ सर, ठीक है। आप जब रिवीजन करोगे तो इन क्वेश्चंस को ध्यान में रख के करोगे सर, ठीक है, कि क्वेश्चंस कहां से बन रहे हैं उतना ही याद रखना है, बाकी गया सब साइड में सर, ठीक है। एक आपको आज की तारीख में सवाल आ रहा है, वो है सोर्सेस, बुक्स के नाम, ऑथर्स के नाम, फॉरेन ऑथर्स के नाम, विदेशी व्यक्ति आके क्या ऑब्जर्व करके गया है सर, ठीक है। व्हाट द फॉरेनर्स हैव ऑब्जर्व्ड अबाउट इंडिया, है ना, व्हाट दे हैव सीन अबाउट इंडिया। से फॉर एग्जांपल फरनाओ नूनीज ने क्या देखा था, ह्यूएन सांग ने क्या देखा था, मेगास्थनीज ने क्या देखा था। बुक्स के नाम के अंदर मिताक्षरा में क्या लिखा गया है, कौटिल्य की अर्थशास्त्र में गुलामों की परिस्थिति कैसी वर्णन की गई है, हाउ दी स्लेव्स हैव बीन मेंशन्ड इन द कौटिल्यस अर्थशास्त्र। ये सब कुछ चीजें आपको उसके अंदर से मिलेगी सर, ठीक है ना, समझे। यू विल फाइंड ईच एंड एवरीथिंग मेंशन्ड इन द बुक ओनली सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो आपको इसके अंदर आधारित आपको ध्यान रखना है कि हाउ द सोर्सेस बेस्ड क्वेश्चंस आर आस्क्ड सर, है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो नेम ऑफ द बुक्स, फॉरेन ऑथर्स व्हिच आर कंट्रीब्यूटिंग टू सो एंड सो, बेसिकली इन्होंने भारत के बारे में क्या क्या ऑब्जर्व किया है। लोकल ऑथर्स के बारे में कालिदास ने क्या लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने क्या लिखा है सर, ठीक है। पिछले साल स्लेवरी से सवाल आ चुका है, तो सोशल कंडीशंस, पॉलिटिकल कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस, कंडीशन ऑफ वुमेन, रिलीजियस कंडीशंस भारत में कैसी हुआ करती थी, वहां से भी सवाल आ सकता है। लास्ट क्वेश्चन जो आएगा आपको वो आएगा करंट बेस्ड लिंकेज से सर, ठीक है ना, समझे। तो जिसे हम लोग कहते हैं हिस्ट्री न्यूज। हिस्ट्री न्यूज का मतलब ये है कि भाई इतिहास अभी जो चर्चा में है, प्रधानमंत्री कोई मॉन्यूमेंट के ऊपर चले गए हैं सर, ठीक है ना, इफ द प्राइम मिनिस्टर हैज गॉन टू सर्टेन मॉन्यूमेंट, ही हैज इनॉग्रेटेड हिस्टोरिकल प्लेस, ओके, ही माइट हैव मेंशन्ड इन द न्यूज़पेपर, मतलब कहीं कॉलम में उन्होंने हाईलाइट किया होगा या मन की बात में उन्होंने बोल दिया होगा सर, ठीक है। तो वहां से सवाल बनते हैं, हर साल बनते हैं। मेरा ये मानना है कि इस साल भी बनने की शक्यता है सर, ठीक है। पिछली बार 64 योगिनी से सवाल आया था 2021 में, 2022 में सोमनाथ मंदिर से रामानुजाचार्य की मूर्ति से आया था, और क्वेश्चन मंदिर की डिजाइन के ऊपर नहीं था, मंदिर का इतिहास पूछा था। उसको कहते हैं बैकवर्ड लिंकेजेस जाना सर, ठीक है। कोई भी जगह या कोई भी वस्तु चर्चा के अंदर है, उसके पीछे का बैकग्राउंड जानना सर, ठीक है। और थोड़ी बहुत डेप्थ के चले जाना कि उसके बारे में किन किन लोगों ने मेंशन किया है, उसकी क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है सर, ठीक है। यहां से 2-3 बार से सवाल निकल रहा है, इस बार ना भी निकले सर, है ना, समझे। ऐसा मैं जरूरी, मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूं कि भाई, पर ये मोटे मोटे एरिया से जहां से सवाल पूछा जाता है सर, ठीक है। एक टीचर के रूप में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि बैकवर्ड लिंकेजेस हिस्ट्री के बारे में देखिए सर, ठीक है। हिस्ट्री न्यूज, बाय द वे इसकी मैं सीरीज शुरू करने वाला हूं बहुत जल्द, मोस्ट प्रॉब्ली कल परसों से विल बी स्टार्टिंग विद द सीरीज ऑन द हिस्ट्री न्यूज, है ना। इतिहास जो चर्चा के अंदर है, बैकवर्ड लिंकेजेस के साथ है, वहां से किस तरह से आंसर किया जा सकता है, हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे सर, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर के ऊपर ये सवाल है, इसी से ही सवाल आते हैं। कुछ कुछ के एग्जाम्पल्स आपको दिखा रहा हूं मैं सर, ठीक है। अब जैसे आपको स्कॉलर्स का नाम पूछ दिया गया और राजा का नाम पूछ दिया, राजा का नाम यहाँ पूछ दिया और यहाँ ऑथर का नाम पूछ दिया। क्या पूछा कि पनिनी इज एसोसिएटेड विद पुष्यमित्र, अमरसिन्हा इज हर्षवर्धना, कालिदास इज चंद्रगुप्त टू सर, ठीक है। तो आप देखिए कि कौन के कोर्ट में कौन बैठ रहा है, ये 2020 के अंदर आया था सर, ठीक है। मैंने बताया पर्सनालिटी बेस, राजा का नाम, ऑथर का नाम। पहला सवाल मैंने अभी आपको एनालिसिस करवा दिया है सर, ठीक है ना, समझे। अब उसकी एप्लीकेशन में जा रहा हूं कि कैसे सवाल आ रहे हैं सर, ओके। एक आया था विष्टि क्या है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, कीवर्ड बेस्ड क्वेश्चन सर, ओके।
ये जो विष्टि है ये कीवर्ड है सर, है ना, समझे। और ये आया था 2019 के अंदर। आपको सीधा सीधा पूछ दिया गया कि विष्टि की मीनिंग बता दीजिए सर। ओके, आई एम नॉट हियर टू सॉल्व द क्वेश्चंस, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि हर साल कीवर्ड बेस्ड क्वेश्चन आता है। अब आप मुझे पूछोगे कि मास्टर ये कीवर्ड कहाँ से करना है, तो बेटा एनसीईआरटी अच्छे से करके जाना, वहां पे बॉक्सेस दिए हुए हैं लाल पीले हरे काले कलर के सर, ठीक है ना, समझे। नहीं एनसीईआरटी के अंदर सर, ओके, वहां से बहुत बार आपको कीवर्ड बेस्ड क्वेश्चन निकाले हैं सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, तो एक ये है, बाकी हमारे क्लासेस के अंदर भी मैंने मेंशन किया हुआ इसके बारे में सर। खैर, एक तीसरा मैंने आपको बताया एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी सर, ठीक है ना, समझे, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, जैसे इक्ता सिस्टम के बारे में एक बार पूछ दिया उसने सर, है ना। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पूछ दिया कि भाई अमील का रोल क्या था सर, ठीक है। मीर बख्शी की ऑफिस कहां से ओरिजिनेट हुई है सर, है ना, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, तो दिस आर द एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स ऑफ द ऑफिशियल्स। ये कब आया था? ये 2019 की प्रीलिम्स में आया था। मैंने आपको बताया कि मिडिवल इंडिया में आप एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से करके जाना सर, ठीक है। अब देखिए, अब ये कंट्रोवर्सी मतलब न्यूज का विषय भी है कि भाई एनसीईआरटी ने मिडिवल इंडिया या खास करके मुगल्स का कुछ चैप्टर को हटा दिया है। अब देखिए कि एनसीईआरटी हटा दे उसका मतलब ये नहीं है कि यूपीएससी हटा देगा, समझे कि नहीं समझे, है ना। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हमें तो थोड़ा बहुत याद रख के जाना है सर, है ना, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, क्योंकि एक हिस्ट्री के स्टूडेंट के नाते मैं तो ये कह रहा हूँ, क्योंकि मैं तो विद्यार्थी हूँ हिस्ट्री का सर। ओके, हमें अच्छे और खराब पासे दोनों पता होने चाहिए। वी शुड नो बोथ द साइड्स ऑफ द कॉइन्स, ओके ना, समझे, द गुड एंड द बैड थिंग्स एज वेल, सो दैट वी आर एबल टू मेक टू दी परफेक्ट सॉल्यूशन एज वेल सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, तो आपको पूछ दे कि इसमें से करेक्ट क्या है सर, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, ये ऐसे सवाल आए हैं। फिर आपको क्रोनोलॉजी बेस्ड सवाल आए, मैंने आपको बताया था इवेंट्स इन हिस्ट्री सर, है ना। राजाओं के नाम पूछ दिए और कहा गया कि ये किंग्स की ओरिजिन कैसे हुई, राजा भोज कब आए, परंटक कब आए, गोपाल ने पाल डायनेस्टी की शुरुआत कब की, पल्लव डायनेस्टी ने महेंद्र वर्मन सर, ठीक है। ये क्रोनोलॉजी बेस्ड सीक्वेंस क्वेश्चन है सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, तो चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सर, है ना। तो हिस्ट्री आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो एक सवाल यहां से बनेगा ही। हिस्ट्री के टोटल देखो 16 से 20 क्वेश्चन आते हैं, ये 8 ही पैटर्न से सवाल आए हैं अभी तक। ऑलमोस्ट ये 8 पैटर्न है, इसके सिवा और भी एक आध पैटर्न छूट गई होगी, पर मोटे मोटे तौर के ऊपर ये 8 ही पैटर्न है। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि यहां से सवाल बनेगा। ये इंपॉर्टेंट राजाओं के नाम देख लेते हैं। अब देखिए, सबके सब राजाओं को याद रखना जरूरी नहीं है, राजा बहुत बड़े इंपॉर्टेंट थे। परंटक फाउंडर हुआ करते थे, गोपाल फाउंडर हुआ करते थे, महेंद्र वर्मन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंग्स ऑफ द पल्लव डायनेस्टी हु गॉट बिटन एट द हैंड ऑफ द चालुक्यस, ओके ना, समझे। तो पुलकेशिन II के हाथों उनको मार पड़ती है सर। खैर, तो इस तरह के सवाल आपको पूछे गए हैं सर, गेटिंग ऑफ, ओके। या आपको हुंडी पूछ दिया था, हुंडी इज आल्सो वन ऑफ द इकोनॉमिक टर्म्स, ओके ना, समझे। तो टर्मिनोलॉजी बेस्ड सवाल बहुत आए हैं सर। सो दे हैड आस्क यू मल्टीपल क्वेश्चंस ऑन द टर्म्स, ओके ना, समझे। टर्म्स और उसकी मीनिंग बता दो। ये एनसीईआरटी में दिया था हुंडी क्या है, 2019 में या 2020 के अंदर पूछा गया था कि व्हाट इज इट, ओके, इट इज नथिंग बट इट्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक के रूप में, ड्राफ्ट के रूप में, जैसे आज हम लोग यूज करते हैं, कागज लेके जाते हैं, पैसा मिल जाता है। पहले ट्रैवलिंग में लोग यूज करते थे, एनसीईआरटी में बॉक्स में दिया हुआ है सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, ये कीवर्ड्स में आपको कल्चरल टर्म्स आपको पूछता है सर, है ना। बुद्धिज्म जैनिज्म की टर्म्स अच्छे से करके जाना सर, है ना। बुद्धिज्म जैनिज्म में परिव्रजक कौन थे, श्रमण कौन हुआ करते थे, उपासक कौन हुआ करते थे, उसकी व्याख्या पूछिए। और बुद्धिज्म जैनिज्म में तो बुक्स भी बहुत आती है, तो वो भी हमको पता होनी चाहिए सर, ठीक है ना, समझे। ये प्लेसेस बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था ना सर, ठीक है ना, समझे। ये ज्योग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन है सर, है ना। क्या पूछा गया? भिलसा, द्वार समुद्र, गिरनार और थानेश्वर, ये चारों के चारों हिस्टोरिकली और कल्चरली बड़ी इंपॉर्टेंट है। भिलसा में स्तूप आया हुआ है, ठीक है, नहीं विदिशा है, वहां पे एक टेंपल आया हुआ है सर, ठीक है। द्वार समुद्र, हालीबीड, इट इज नोन फॉर द होयसल आर्किटेक्चर सर, ठीक है। गिरनार, गिरिनगर अशोका की या मौर्यन समय की साइड भी है और बड़ी इंपॉर्टेंट कल्चरल प्लेस भी है। और थानेसर, थानेसर इज द कैपिटल ऑफ हर्षवर्धन, है ना। हर्षवर्धन का पुराना कैपिटल वो था, फिर कन्नौज शिफ्ट हो गया। तो प्लेसेस इन न्यूज, प्लेसेस जो हिस्टोरिकली बड़ी इंपॉर्टेंट है, कल्चरली बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको करके जानी है इंपॉर्टेंट राजाओं की डायनेस्टी में, वहां से सवाल आए हैं सर, ठीक है। आपको एक सवाल ये भी आया था, मैं आपको बता रहा था सर, ठीक है ना, समझे, ये वाला सर, ठीक है। तो ये आपको सीक्वेंस पूछ दिया एडमिनिस्ट्रेशन में हायरार्की के हिसाब से सर, ठीक है ना, समझे। परगना सूबा सरकार, सरकार सूबा परगना सर, ठीक है। ये 2021 में आया था, मतलब 1-2 साल पहले आया था। तो उसमें आपको पूछा गया था कि उसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करो, छोटे से बड़े में, बड़े से छोटे में सर, ठीक है ना। लेकिन आस्क यू एनी टर्म, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म का है। मिडिवल इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन तो अच्छे से करके जाना है दोस्तों सर, ठीक है। उसको करे बिना जाए मजा नहीं आएगी सर, ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बैकवर्ड लिंकेज, इसमें आपको पूछ रहा था 64 योगिनी टेम्पल सर, ठीक है। ये बड़ा चर्चा में था, क्यों? क्योंकि इंडिया की पार्लियामेंट जो है, पुरानी पार्लियामेंट, अभी तो सेंट्रल विस्ता नया बन रहा है, उसको लेके बहुत सारे आर्टिकल्स आए थे, हिंदू में आए थे, इंडियन एक्सप्रेस में आए थे। और एक चर्चा ये भी चल रही थी कि हमारी जो आज की पार्लियामेंट है, जो गोल वाली है, राउंड शेप, वो ये मंदिर से प्रेरित थी सर, ठीक है। तो मंदिर का इतिहास पूछ दिया गया। सो दे आस्क यू द हिस्ट्री ऑफ द टेंपल रेदर देन द पार्लियामेंट क्वेश्चन, हाँ, कि कितनी सीटें हैं लोकसभा राज्यसभा में, वो नहीं पूछा सर, है ना। उसकी डिजाइन एलिमेंट के ऊपर पूछ दिया कि आज की पार्लियामेंट जो अभी एग्जिस्ट कर रही है, नई पार्लियामेंट तो अभी बन जाएगी 2-4 महीने के अंदर, सेंट्रल विस्टा वाला जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर भी आ सकता है, उसकी थीम के ऊपर आ सकता है, उसके आर्किटेक्ट के ऊपर से आ सकता है सर, है ना। तो बी प्रिपेयर्ड सर, ओके। तो इसको कहते हैं बैकवर्ड लिंकेजेस सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। जो करंट के अंदर जो भी चल रहा था
उसके ऊपर से आपको सवाल पूछे गए हैं सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो ये भी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आजकल मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन तो पूछ रहा है, अशोका की लोकेशन के ऊपर पूछ दिया, 4 साइट्स दे दी और उसको पूछा कि ये कहाँ कहाँ पे आया हुआ है सर, ठीक है। उन्होंने उसके बाद एलिमिनेशन टेक्निक को हटा दिया सर, है ना। आप देखिए कि इसमें से धौली, उड़ीसा, रागुडी, आंध्र प्रदेश, जगोड़ा, मध्य प्रदेश, कलसी, कर्नाटका सर, ठीक है। और फिर यहां पूछ दिया कि इनमें से कौन सी करेक्टली मैच्ड है, ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर, ओनली 4 पेयर, है ना। तो इसमें आप एलिमिनेट नहीं कर सकते सर, ओके। तो अभी आपको डेप्थ में करके जाना है। बाय द वे दिस वाज आंसरेबल फ्रॉम द एनसीईआरटी। नई एनसीईआरटी में अशोक का एक मैप दिया हुआ है, अशोकन एडिक्स के ऊपर से। अगर आपने नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, है ना, साउथ से नॉर्थ आते हुए जितने भी एरियाज को आपने कवर किया हुआ है, कौन से स्टेट में टेंटेटिवली आपको पता है, उसकी हिस्टोरिकल इंप्लीकेशंस पता है। देखो फैक्ट्स मत याद रखना इसके अंदर, इसकी इंप्लीकेशंस पता होनी चाहिए, क्योंकि अशोक ने कहीं पे अपना नाम लिखा है, अशोक ने कहीं पे अपनी स्क्रिप्ट के बारे में बताया, अशोक ने अपनी इमेज को किसी ने पोर्ट्रे किया है सर, ठीक है। तो बड़े बड़े रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं। आप इसके अंदर क्या कर सकते हो कि थीम देख लो प्रीवियस की, इसमें से ही आपके ज्यादातर क्वेश्चंस हो जाएंगे सर, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर के ऊपर मुझे आपको डराना नहीं था आज के सेशंस के थ्रू, आपको खाली एक मोटिवेट करना था कि क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं। और क्वेश्चंस मेनली आप समझ गए होंगे कि ये 7-8 एरियाज ऐसे हैं, यहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। इसको अच्छे से कर दो, इस थीम को पकड़ लो, तो यूपीएससी में 20 क्वेश्चन हिस्ट्री के आ रहेंगे, हिस्ट्री और कल्चर के मिला के। मैं आपको कह रहा हूं कि आप आराम से 16 के आसपास या 17 क्वेश्चंस को टिक कर पाओगे। 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो छोड़ देना, मैं अभी आपको कह रहा हूं कि वो छोड़ देना, क्योंकि वो नेगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चन होंगे, बड़े कॉम्प्लिकेटेड होंगे, या कुछ ऐसा कीवर्ड पूछ दिया होगा जो किसी को अटेम्प्ट ही ना हो पाए। पर आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस इफ यू आर एबल टू अटेम्प्ट 16 और 17, दैट कम्स टू अराउंड 80% एक्यूरेसी सर, ठीक है ना। इट्स अ वेरी गुड थिंग। और उसमें अगर आपने स्ट्राइक रेट अच्छी मारी है तो ऑलमोस्ट आपके पकड़ के चले 30-32 मार्क तो वहां पे हो रहे हैं। प्रीलिम्स पास करने के लिए हार्डली चाहिए 90 मार्क, मैं तो कहता हूँ 100 मार्क। 100 में से हिस्ट्री और कल्चर आपको 30 मार्क तक गारंटी के साथ ला सकता है, 32 मार्क तक, है ना, समझे। आउट ऑफ 40 लेट अस अज्यूम कि 1-2 क्वेश्चन गलत हो गए, 1-2 आपने स्किप कर दिए सर, ठीक है। तो उसके बावजूद भी आप 16 क्वेश्चंस को एकदम तगड़ा करके करोगे तो 32 मार्क आपका कोई नहीं जाएगा सर, ठीक है ना, समझे। तो प्रीलिम्स पास करने में बड़ा हेल्प करेगा ये स्ट्रेटजी है, इसको फोकस करिए। रिवीजन में ये थीम के आधारित अब रिवाइज करिए। अब टाइम वो नहीं है कि बड़ी बड़ी किताबों को, है ना, ख्यालों में पढ़ेंगे। आज यहाँ पे ही खत्म करता हूँ। ये वीडियो बनाने का मकसद खाली और खाली आपको परिचित करवाना था कि यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर देखोगे तो इसी थीम में से क्वेश्चंस आएंगे। कीवर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेशन, मैपिंग, मैच द फॉलोइंग, असर्शन, रीजनिंग, क्रोनोलॉजी, कीवर्ड्स, करंट लिंकेजेस और ऑथर्स का नाम और बैकवर्ड लिंकेजेस के साथ सर, ठीक है। बाकी कुछ हो तो हमें ये नंबर के ऊपर कॉल करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी लिंक अवेलेबल है, आप उसको ज्वाइन करिए। और अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हो तो आज रात को ले लीजिएगा, अभी 50% ऑफर अवेलेबल है। मैं आपके साथ बना रहूंगा आपकी जर्नी के अंदर, एक दोस्त के रूप में, एक साथी के रूप में, और मैं कहूंगा कि एक माइलस्टोन के रूप में, जहां आपको दिशा दिखाऊंगा कि मसूरी की जर्नी अब 200 किलोमीटर बाकी है, 100 किलोमीटर बाकी है। आज यहाँ पे विदाई लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। लेट्स क्रैक इट। जय हिंद।